नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टी.एस. इलियट के एक बहुत ही पावरफुल और हॉन्टिंग पोयम द हॉलो मैन को डिटेल में समझेंगे। ये पोयम 1925 में पब्लिश हुई थी, यानी वर्ल्ड वॉर वन के ठीक बाद। उस टाइम का माहौल बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट भरा और लोगों का फेथ से उठा हुआ भरोसा, ये सब हमें इस पोयम में दिखता है। इलियट ने इस पोयम के जरिए मॉडर्न इंसान की स्पिरिचुअल कंडीशन यानी उसके इंटरनल हॉलोनेस को दिखाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखें। पोयम शुरू होने से पहले इलियट ने दो एपिग्राफ्स दिए हैं। एपिग्राफ्स बेसिकली दूसरे टेक्स्ट से लिए गए कोट्स होते हैं जो आने वाले पोयम की थीम को सेट करते हैं। सबसे पहला कोट है मिस्टर कर्ट्स का। ये लाइन जोसेफ कॉनरेड के फेमस नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस से ली गई है। कर्ट्ज एक ऐसा कैरेक्टर था जो था तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, लेकिन जब उसे सोसाइटी के रूल से दूर अफ्रीका के जंगल में भेजा गया तो वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया, मोरली करप्ट हो गया। लेकिन मरने से पहले उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा द हॉरर द हॉरर। इसका मतलब भले ही वो बुरा था, उसने कुछ किया, एक चॉइस बनाई और उसके अंदर कन्विक्शन थी। इलियट के लिए ऐसे लोग लॉस्ट वायलेंट सोल्स हैं। दूसरा एपिग्राफ है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। ये लाइन इंग्लैंड के गाय फॉकस डे से जुड़ी हुई है। इस दिन बच्चे एक गाय का एक स्ट्रॉ से भरा हुआ पुतला बनाकर घूमते हैं पूरे शहर में और पैसे मांगते हैं। ये ओल्ड गाय का बेजान पुतला जो है, जो बाहर से भरा हुआ है, स्टफ्ड है, लेकिन अंदर से खोखला है, पोयम के स्टफ्ड मैन का सेंट्रल मेटाफर है। तो इन दो एपिग्राफ से इलियट एक कंट्रास्ट सेट करते हैं। एक तरफ कर्ड्स और गाय फॉकस जैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया, एक्शन लिया, भले ही वो गलत था, और दूसरी तरफ हॉलो मैन जो कुछ भी नहीं करते। इलियट का मानना था कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ बुरा ही कर दो। चलिए फिर अपनी पोयम शुरू करते हैं। पार्ट वन से शुरुआत करते हैं जिसमें हमको हॉलो मैन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टव्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, हेडपीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास। पोयम की शुरुआत एक पैराडॉक्स से होती है। ये लोग हॉलो हैं यानी अंदर से खाली हैं, लेकिन स्टफ्ड हैं यानी भरे भी हुए हैं। किस चीज से? स्ट्रॉ यानी भूसे से। इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई रियल फीलिंग, कोई सोल नहीं है, बस सोसाइटी के बेकार के रूल्स और मटेरियलिज्म से वो भरे हुए हैं। वो लीनिंग टुगेदर यानी एक दूसरे पर झुके हुए हैं, जो उनकी कमजोरी को दिखाता है। Our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless as winds in dry grass or rat's feet over broken glass. In our dry cellar, shape without form, shade without color, paralyzed force, gestured without motion. उनकी आवाज ड्राइड है यानी सूखी हुई है और मीनिंगलेस है, बेकार है बिल्कुल। उनकी आवाज ऐसी है जैसे सूखी घास में हवा या टूटे हुए कांच पर चूहे के पैरों की आवाज हो। सब कुछ डिके और फ्यूटिलिटी का सिंबल है यहाँ पर। फिर आती है एक फेमस लाइन, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर्ड विदाउट मोशन। इसका मतलब है कि वो बस एक आउटलाइन है, एक ऐसी आकृति जो अंदर से बिल्कुल खाली है और उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। उनके पास पोटेंशियल है, लेकिन वो उसे एक्ट नहीं कर पाते। ये उनकी पैरालिसिस ऑफ विल है। Those who have crossed with direct eyes to death other kingdoms remember us if at all not as lost, violent souls, but only as the hollow man, the stuffed man. यहाँ hollow man उन लोगों की बात करते हैं जो डेथ्स अदर किंगडम यानी कि आफ्टर लाइफ हेवन या हेल में जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में डायरेक्ट आइज यानी कन्विक्शन और स्पिरिचुअल विजन थी। हॉलो मैन चाहते हैं कि उन्हें वॉयलेंट सोल्स की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ हॉलो मैन की तरह याद रखा जाए। ये सीधा रेफरेंस है डांटे के इन्फर्नो के उन कैरेक्टर्स का जो ना अच्छे थे ना बुरे, और इसलिए हेवन और हेल दोनों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। Eyes I dare not met in dreams, in death's dreams kingdom, these do not appear. There the eyes are sunlight on a broken column, there is a tree swinging and voice are in the wind singing, more distant and more solemn than a fading star. अब स्पीकर आई की वॉइस में बोलता है, उसे आईज यानी कि आंखों से डर लगता है। ये आंखें जजमेंट, ट्रुथ या गॉड की निगाहों का सिंबल है, जिनका सामना करने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची है। इसलिए डेथ्स ड्रीम किंगडम में ये आंखें डायरेक्ट नहीं दिखती, बल्कि टूटी फूटी चीजों पर उनकी परछाई दिखती है, जैसे सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, टूटे हुए पिलर पर सूरज की रोशनी। ये टूटा हुआ कॉलम
टूटी हुई सिविलाइजेशन का प्रतीक है इस पोयम के अंदर। लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स डियर किंगडम, लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिबरेट डिस्गाइज, रैट्स कोट, क्रो स्किन, क्रॉस स्टेव्स, इन अ फील्ड, behaving as the wind behaves, no nearer, not that final meeting in the twilight kingdom। स्पीकर इस सच्चाई से दूर रहना चाहता है कि वो डेलिबरेट डिस्गाइसेस, जानबूझकर पहने गए भेष पहनना चाहता है, जैसे कि रैट्स कोट, क्रो स्किन, क्रॉस टेप। वो एक स्केयर क्रो बनना चाहता है, एक बेजान चीज, ताकि वो उस बंजर जमीन का हिस्सा बन जाए और जजमेंट से बच सके। वो अपनी मर्जी से नॉन बीइंग को चुन रहा है, मतलब अस्तित्वहीनता। This is the dead land, this is cactus land. Here the stone images are raised, there they receive the supplication of dead man's hand under the twinkle of a fading star। यहाँ जमीन एक डेड लैंड है, एक कैक्टस लैंड है। कैक्टस ऐसी जगह उगता है जहाँ कुछ और नहीं उग सकता, जो स्पिरिचुअल बेयरनेस का सिंबल है। यहाँ लोग स्टोन इमेजेस की पूजा करते हैं, जो टूटे हुए फेथ और झूठे भगवानों का प्रतीक इसमें दिखाया गया है। और ये पूजा एक डेड मैन्स हैंड से जा रही है, फेडिंग स्टार के नीचे। होप बिल्कुल एकदम से मर गई है इस वर्ल्ड के अंदर। इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, वेकिंग अलोन एट द आवर when we are trembling with tenderness, lips that would kiss from prayers to broken stone। स्पीकर सोचता है कि क्या असली आफ्टर लाइफ भी इतनी ही बंजर होगी। फिर एक अजीब मोमेंट आता है जब वो ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस फील करता है। उनके लिप्स दैट वुड किस हैं, लेकिन वो इन ह्यूमन इमोशंस को एक्शन में नहीं बदल पाते। इसके बजाय वो फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन, यानी कि टूटे हुए पत्थर से प्रार्थना करते हैं। यही उनकी पैरालिसिस है। प्यार का इम्पल्स भी इस बैरन लैंड के अंदर एक मुर्दा रिचुअल में बदल जाता है। द आईज आर नॉट हेयर, there are no eyes here. In the valley of dying stars, in the hollow valley, this broken jaw of our lost kingdom, in the last of meetings places, with grope together and avoid speech, gathered on this beach of the tumid river। अब उम्मीद इन लाइनों में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये जगह वैली ऑफ डाइंग स्टार्स है। ये उनके लॉस्ट किंगडम्स का ब्रोकन जॉ है, मतलब उनकी बोलने की शक्ति भी अब खत्म हो चुकी है। यहाँ वो ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच, एक दूसरे को टटोलते हैं और बात करने से बचते हैं। वो एक ट्यूमिड रिवर यानी कि सूजी हुई नदी के किनारे इकट्ठे हैं। ये नदी डांटे के इन्फर्नो की एक्रिन नदी का डायरेक्ट रेफरेंस है, जिसे पार करके हेल में जाया जाता है। लेकिन ये लोग किनारे पर अटके हुए हैं और उसको पार नहीं कर पा रहे। स्लाइटलेस अनलेस द आइज रीअपियर एज द परपेचुअल स्टार multifoilate rose of death's twilight kingdom, they hope only of empty men। उनकी आखिरी उम्मीद यही है कि वो आइस फिर से आ जाएं, एक परपेचुअल स्टार या फिर एक मल्टीफॉइलेट रोज, यानी यानी बहुत सी पंखुड़ियों वाला गुलाब बनकर फिर से वापस आ जाए। ये मल्टीफॉइलेट रोज डांटे की पैराडाइजो से लिया गया एक सिंबल है, जो गॉड्स लव और हेवन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगले ही पल इलियट कहते हैं कि ये सिर्फ द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन है। ये उम्मीद भी उनकी तरह ही खोखली है। हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। पोयम की आखिरी हिस्सा टुकड़ों में बिखर जाता है। ये एक फेमस नर्सरी राइम हेयर वी गो राउंड द मिलबेरी बुश की पैरोडी है। मिलबेरी बुश लाइफ और फर्टिलिटी का सिंबल है, जिसे इलियट्स ने प्रिकली पियर यानी कि कैक्टस से बदल दिया है। ये एक बेकार दर्दनाक रिचुअल है जो सुबह 5 बजे किया जा रहा है, वो टाइम जब जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट हुए थे। ये रिडेम्पशन का मजाक उड़ाने जैसा है। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, फॉल्स द शैडो, फॉर thine is the kingdom। Between the conception and the creation, between the emotion and the response, falls the shadow, life is very long। Between the desire and the spasm, between the potency and the existence, between the essence and the descent, falls the shadow, for thine is the kingdom। अब पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं। हर पोटेंशियल और उसके एक्चुअलिज्म के बीच एक शैडो यानी कि परछाई आ जाती है। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, फॉल्स अ शैडो। ये शैडो ही उनकी पैरालिसिस ऑफ विल है। ये डर, अलास, डाउट या मौत खुद हो सकती है, जो उन्हें कुछ भी करने से रोकती है। बीच बीच में लॉर्ड्स प्रेयर की टूटी हुई लाइन आती है, फॉर थाइन इज द किंगडम,
लेकिन वो इस प्रेयर को भी कभी पूरा नहीं कर पाते। फॉर थाइन इज लाइफ इज फॉर थाइन इज द दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड्स दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड्स दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड्स एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। आखिर में सब कुछ टूट जाता है। बची कुची प्रेयर और नर्सरी राइम भी बेमतलब हो जाती है और फिर आती है टीएस इलियट की सबसे फेमस लाइन, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स। दुनिया एक बैंग यानी कि बड़े धमाके के साथ खत्म नहीं होती जैसा कि गाय फॉकस चाहता था, बल्कि एक विम्पर, एक हल्की सी डरी हुई सिसकी के साथ खत्म होती है। ये उनकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस की आखिरी आवाज है। तो द हॉलो मैन मॉडर्न इंसान की एक ऐसी तस्वीर है जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद अपना फेथ, अपनी हिम्मत और अपनी पहचान खो चुकी थी। इसमें कुछ की थीम्स है। सबसे पहला थीम है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का। हॉलो मैन के पास कोई फेथ नहीं है, उनकी प्रेयर्स टूटी हुई हैं और उनकी दुनिया एक डेड लैंड है। पैरालिसिस ऑफ विल, हॉलो मैन कुछ भी करने में असमर्थ है और उनकी हर इंटेंशन एक्शन के बीच शैडो आ जाती है। कल्चरल डीके, पोयम का टूटा फूटा स्ट्रक्चर, नर्सरी राइम्स का गलत इस्तेमाल और अधूरी प्रेयर्स, ये सब दिखाता है कि उनकी कल्चर और लैंग्वेज भी एक तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब हॉलो मैन आप ऐसे समझो कि एक एम्प्टी सर्कल की तरह है जिसकी आउटलाइन तो है, मतलब बाहर से आपको एक मैन तो दिख रहा है, पर लेकिन उसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन, उसकी स्किल्स जिनको वो यूटिलाइज करके अपना कर्म करता था और वो डिसाइड कर पाता था कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, वो सब वर्ल्ड वॉर वन के बाद खत्म हो चुका है। तो ये जो हमारे टीएस इलियट की राइटिंग है वैसे हमें वर्ल्ड वॉर वन के आफ्टर इफेक्ट्स को बहुत अच्छे से दिखाती है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब लोगों ने पहली बार अपने साथी लोगों को मरते हुए देखा, इतना हाहाकार मचा, तो कैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोगों की जो सोच थी, जो उनका गॉड पे से बिलीफ था, जो उनके ट्रेडिशनल बिलीफ थे, कैसे सब कुछ खत्म हो चुके थे और बस लोग बचे थे, उनकी कोई सोच नहीं बची थी। ये पोयम हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो किसी बड़े हादसे से नहीं, बल्कि एक खोखलेपन, आलस और कुछ ना करने की आदत से खत्म होती है। एक ऐसी दुनिया जो धमाके से नहीं बल्कि साइलेंस से अपना दम तोड़ देती है। तो ये थी यार टीएस इलियट की पोयम द हॉलो मैन का फुल लिटरेरी एनालिसिस। हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी और देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी लोग थे वो सिर्फ एक लोग बन के रह गए थे, उनकी सोच कैसे खत्म हो गई थी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।